Hello aspirants, welcome to Chetan Bharat Learning and also welcome to series of polity previous year questions asked in Himachal Pradesh Administrative Examination. Now it doesn't matter कि आप पहली बार इस एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं या फिर आप पहले भी एक दो बार इस एग्जाम को अटेम्प्ट कर चुके हैं. So whether you are seasoned one in the preparation or new entrant into the preparation, you must go through the previously asked question at least in the recent 2 or 3 examination. So today we are going to focus at the question paper of 2020. Let's begin with the polity question, and the very first thing, that is, which leader was not a member of constitutional draft committee? Constituent assembly के अंदर जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी 7 मेंबर टोटल, चेयरमैन वाज द डॉक्टर अंबेडकर. तो कौन से इनमें से जनाब इसके मेंबर नहीं थे? बड़ा ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, एक बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कमेटीज इसके चेयरमैन अच्छे से याद कर लीजिए. सो मल्टीपल बार ये सवाल पूछे जाते हैं, एक सेट स्टैटिक पोर्शन हमारा तैयार हो जाता है जिसको कहते हैं कि फ्री के नंबर. सो हियर वी कम जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी एल मित्तर, मोहम्मद सादुल्ला. सो जिन 7 मेंबर की हम बात कर रहे हैं, और खासकर देखिए जब कोई बहुत प्रोमिनेंट नाम आता है तो उसके बारे में तो अच्छे से हम लोकेट भी कर पाते हैं वो कहाँ कहाँ मेंबर, कहाँ चेयरमैन थे या नहीं थे. सो ड्राफ्टिंग कमेटी में जवाहरलाल नेहरू साहब का कोई रोल नहीं था, तो यहां पर हम इनको स्ट्राइक आउट करेंगे तो सीधा हमारा आंसर तैयार हो जाएगा. और हमने 7 नामों की बात की है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी एल मित्तर और मोहम्मद सादुल्ला के अलावा इसमें डीपी खैतान, एन गोपाल स्वामी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और के एम मुंशी साहब थे. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर्स कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द गवर्नर? ट्रेडिशनल क्वेश्चन, बहुत बार इस तरह के सवाल पूछे जा चुके हैं अलग अलग एग्जाम में. सो हियर इट डज कम: एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, State Election Commissioner, member of State Public Service Commission and member of State Human Right Commission. So answer है being Advocate General, क्योंकि जो Advocate General होते हैं स्टेट के, he works or she works in the office according to the pleasure of the governor. So बिना किसी लंबे चौड़े प्रोसेस को फॉलो किए बिना सिर्फ गवर्नर के एक ऑर्डर से किसी भी वक्त इनको ऑफिस से हटाया जा सकता है. रेस्ट अगर ऑप्शन की बात करें तो स्टेट इलेक्शन कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये 2 इंपॉर्टेंट अथॉरिटीज याद कर लीजिए. बहुत यूनिक है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये 2 बॉडीज ऐसी हैं जिसमें अपॉइंटमेंट तो गवर्नर के द्वारा की जाती है, स्टेट के गवर्नर अपॉइंटमेंट करते हैं, लेकिन इनमें रिमूवल इज डन बाय द प्रेसिडेंट. सो हियर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, दैट इज बेसिकली अंडर आर्टिकल 243K, आर्टिकल नंबर भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन लार्जली लाइज इन आर्टिकल 315. एंड देन कम्स मेंबर ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन. अब स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन जो हैं ये स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं 1993 के एक्ट के द्वारा. तो यहां पर भी व्यवस्था सेम ही है कि अपॉइंटमेंट गवर्नर के द्वारा की जाती है, लेकिन रिमूवल इज डन बाय द प्रेसिडेंट. सो आंसर इज ए हियर. वी मूव टू बाय विच टाइम Governor has to return an ordinary bill to the concerned state legislative assembly for the reconsideration. और ऑप्शन में 1 month, 2 month, 6 month या फिर नो टाइम लिमिट दी गई है. देखिए खासकर इस चीज को लेकर के गवर्नर की क्या पावर्स हैं जब भी कोई बिल आता है गवर्नर ऑफिस में असेंट के लिए, इस पे काफी डिबेट चल रही है. रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और केरल के केस में यह भी अपहेल्ड किया है कि गवर्नर कैन नॉट बी सिटिंग on the bills passed by the state legislature for indefinite time. लेकिन अभी भी कोई डेफिनेट टाइम नहीं डिसाइड किया गया है कि कितने टाइम में गवर्नर को किसी बिल के ऊपर डिसीजन लेना है. सो हियर आंसर इज नो टाइम लिमिट इज बीइंग प्रोवाइडेड. अगर आपने कहीं 6 महीने जैसा कोई क्लॉज पढ़ा है तो याद कीजिएगा ये किसी कमेटी की रिकमेंडेशन हो सकती है कि सरकारिया कमीशन ने ऐसा कह दिया, ये कि जो पुंची कमीशन था उन्होंने कुछ ऐसा दिया है, बट ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई टाइम लिमिट हो. मूव टू कंसीडर द गिवन 4 स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. और कोई 2 ही स्टेटमेंट करेक्ट होंगी क्योंकि हर ऑप्शन में 2 स्टेटमेंट की बात की गई है. हियर वी कम. पार्ट 9 हैज बीन क्रिएटेड आफ्टर passing 73rd constitutional amendment, and part 9A has been created with the passing of 74th constitutional amendment. पंचायती राज क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए और स्टेट में भी दबा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मेरे ख्याल से ये दोनों स्टेटमेंट आपको क्लियर है कि करेक्ट है.
सो आंसर तो वैसे बन चुका है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। पार्ट 10 हैज बीन क्रिएटेड बाय 73rd अमेंडमेंट। पार्ट 10 से कुछ नहीं लेना देना है, हाँ शेड्यूल 11 जरूर क्रिएट किया गया था। और फिर पार्ट 10A हैज बीन क्रिएटेड विद 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एंड आंसर इज नो। पार्ट 10A कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं, 74th अमेंडमेंट के साथ जरूर शेड्यूल 12 ऐड किया गया था। सो आंसर इज हियर 1 and 2 ओनली। फिर से रिआइट्रेट कर दूं, पंचायती राज व्यवस्था को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, इसके डीपर आर्टिकल की भी नॉलेज लेके जाइएगा, मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं। देन वी कम, कंसीडर द फॉलोइंग, कंसीडर द गिवन 4 स्टेटमेंट्स एंड चूज करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अब ये ना जजेस और उनके कुछ टेन्योर को लेके सवाल है, थोड़ा सा नॉन ट्रेडिशनल क्वेश्चन पूछा गया है। अगर इसमें भी आपको एक दो चीजें पता हो तो, क्योंकि ऑप्शन इस तरीके से डिजाइन है कि आप आंसर कर सकते हैं। हियर वी कम, जस्टिस दीपक मिश्रा has been instrumental in the creation of public interest litigation। नहीं, दीपक मिश्रा साहब तो अभी कुछ साल पहले तक कोर्ट में थे, और PIL का कंसेप्ट हम जानते हैं 1970s के फैग एंड से या 1980s से कोर्ट्स में शुरू हो चुका था। देन वी कम, जस्टिस रंजन गोगोई ज्वाइंड राज्यसभा आफ्टर रिटायरमेंट फॉर सुप्रीम कोर्ट। यस, इट इज़ देयर, और ये तो मीडिया, सोशल मीडिया में बहुत चर्चा के अंदर रहता है। जस्टिस रंजन गोगोई जिन्होंने कुछ टाइम पहले बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को भी क्वेश्चनेबल करार दिया था। सो इट इज़ देयर। देन वी कम, जस्टिस PN भगवती इंट्रोड्यूस्ड PIL। सो इट इज़ देयर। 1979 में जो हुस्नारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस हुआ था, तो उसके थ्रू एक विधिवत शुरुआत मानी जाती है इंडिया में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की। हालांकि अमेरिकन कॉन्सेप्ट है जहां पर इसको सोशल एक्शन लिटिगेशन कहा जाता है। लोकस स्टैंडाई के प्रिंसिपल को डाइल्यूट किया गया था किसी के भी बिहाफ पे, किसी के बिहाफ पे जब मैं कह रहा हूं लार्जर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के इंटरेस्ट के बिहाफ पे, कोई इंडिविजुअल, कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसका खुद कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है उस केस के अंदर, वो जाके कोर्ट में केस कर सकता है। तो इसकी इनिशिएशन का जब टाइम था तो जस्टिस PN भगवती को ही क्रेडिट दिया जाता है। हालांकि जो अगला नाम इसमें दिया गया है जस्टिस VR कृष्ण अय्यर, उनका भी नाम कई बार PIL के इंट्रोडक्शन में है। यहां पे एक ताकीद कर दूं कि अगर आपसे कभी पूछा जाए कि मदर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कौन है, कुछ एग्जाम में पूछा गया है, तो फिर जाहिर सी बात है आप PN भगवती तो नहीं कहेंगे, क्योंकि मदर पूछी जा रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की एक सीनियर एडवोकेट मैडम कपिला हिंगोरानी, जिन्होंने ये केस फाइल किए थे, तो उनको कंसीडर किया जाता है मदर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। एंड देन कम्स जस्टिस VR कृष्ण अय्यर रिजाइन्ड बिफोर टाइम। अब देखिए, रिसेंटली एक बड़ा डिबेट चल रहा है कि जजेस को पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रिसेंटली कुछ जजेस ने ऐसा किया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी और हाई कोर्ट लेवल पे कि प्री रिटायरमेंट लेके, उनका अभी रिटायरमेंट टाइम नहीं था, उससे पहले रिटायरमेंट लेके उन्होंने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली, इलेक्शन लड़ रहे हैं वो। तो एक बड़ी डिबेट है कि पोस्ट रिटायरमेंटल बेनिफिट्स जजेस के क्या होने चाहिए और कम से कम पॉलिटिक्स में उनको एंटर नहीं करना चाहिए। तो जस्टिस VR कृष्ण अय्यर, जिनको वन ऑफ द फाइनेस्ट जजेस भी माना जाता है इन द हिस्ट्री ऑफ सुप्रीम कोर्ट, लेकिन इनका पुराना इतिहास जरूर राजनीति से रहा है। शुरुआत इन्होंने अपने करियर की वो पॉलिटिक्स के थ्रू ही की थी, मिनिस्टर भी रहे हैं साउथ के स्टेट के अंदर, और यहां तक कि रिटायरमेंट के बाद इन्होंने KR नारायणन साहब के खिलाफ प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी लड़ने की कोशिश की थी, जीत नहीं पाए थे। लेकिन ये सब इन्होंने जज की पोस्ट से प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेके नहीं किया है। 1980 में पूरा टेन्योर करने के बाद, रिटायरमेंट के बाद वो पॉलिटिक्स की तरफ वापस आए थे। सो बिफोर टाइम रिजाइन नहीं किया था इन्होंने, स्टेटमेंट रॉन्ग है। सो हियर वी कम कि स्टेटमेंट फिर इनमें से करेक्ट कौन कौन सी है। सो 2 and 3, C इज अवर करेक्ट आंसर। अगेन नॉन ट्रेडिशनल इसीलिए कि ये सीधा सीधा किताबों में नहीं दिया गया क्वेश्चन, लेकिन हाँ अगर आप थोड़ी कॉग्निटिव स्टडी करते हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मूव अप टू नाउ, दिस इज द लिस्ट ऑफ अमेंडमेंट एंड इश्यूज रिलेटेड। Here first, 44th, 86th और 103rd अमेंडमेंट पूछी गई है। एक तो सारी ही प्रोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैं जो हम पॉलिटी के डिफरेंट टॉपिक के साथ कवर करते ही हैं। तो आई बिलीव सिंपल लेवल क्वेश्चन है, देख लेते हैं। फर्स्ट अमेंडमेंट, एंड वी नो इट इज अबाउट 9th शेड्यूल। फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में जब की गई तो आर्टिकल 31A 31B ऐड किया गया और 9th शेड्यूल ऐड किया गया, जिसको क्लोज शेड्यूल कहा जाता है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन वाले चैप्टर के अंदर या टॉपिक के अंदर हम इसको पढ़ते हैं। देन
44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अब बहुत सारी चीजें चेंज हुई थी, लेकिन सूटेबल कौन सी है? तो हम पढ़ते हैं कि अंडर आर्टिकल 19(1)(f) जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको अबॉलिश करके एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाया गया अंडर आर्टिकल 300A, तो इट इज रिलेटेड टू राइट टू प्रॉपर्टी। देन 86th अमेंडमेंट, भाई इसको तो अच्छे से याद किया ही होगा सभी ने कि राइट टू एजुकेशन से डील करती है। 86th अमेंडमेंट 2002, आर्टिकल 21A क्रिएटेड फंडामेंटल राइट ऑफ ऑल 6 to 14 year children to get free and compulsory education। और फिर तो एक ही बच रही है पीछे, 103rd amendment, that is reservation for economic weaker section of society। Now, मैंने पिछली क्लास के अंदर भी कहा था कि देखिए ऐसा नहीं होता है कि टॉपिक रिपीट नहीं होते हैं। हम 3 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर चुके हैं, ये तीसरे साल का है। आप देखेंगे EWS रिजर्वेशन हर पेपर में किसी ना किसी बहाने पूछी गई है, वो चाहे तो मेन क्वेश्चन हो, चाहे स्टेटमेंट हो, या अब मैच द फॉलोइंग के अंदर है, तीनों साल में पूछी जा रही है। सो हियर वी कम कि इस मैचिंग के आधार पे आप आंसर बना सकते हैं। चलिए मैं कोशिश करता हूँ आंसर बनाने की। A का 3 हमें चेकआउट करना, ले A का 3 है ही एक ऑप्शन में, तो ऑप्शन और मददगार है आपके लिए। लेट्स मूव टू अगेन मैच द फॉलोइंग। वी आर हैविंग द कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स एंड एरिया ऑफ रिजर्वेशन, मतलब कि इन आर्टिकल्स के अंदर क्या चीजें दी गई हैं। बिकम आर्टिकल 15 एंड 16 और 2 बार पूछा गया है, मतलब ये थोड़ा क्रिटिकल कर दिया क्वेश्चन के आर्टिकल के क्लॉजेस को भी सेग्रीगेट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो आइडेंटिफाइबल हैं। देन दिस इज 243D, वेरी प्रोमिनेंट आर्टिकल, और पिछले 2 पेपर में 243D आर्टिकल भी किसी ना किसी बहाने पूछा ही गया है। और इसके अलावा फिर है आर्टिकल 330। लेट्स गो। सबसे पहले आर्टिकल 243D अगर आप पकड़ लेते हैं, और पिछले 2 अगर आपने क्लासेस देखी हैं, तो आपको मेरे ख्याल से पता है कि दिस इज रिलेटेड टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में भी रिजर्वेशन पॉलिसी डिस्क्राइब की गई है दैट इन एनी पंचायत एरिया सीट्स विल बी रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, एंड 1/3 सीट्स इंक्लूडिंग द सीट्स फॉर women belonging to scheduled caste and scheduled tribe will be reserved in Panchayati Raj। Then we check out 15(6) and 16(6). ये भी पिछली बार पूछा जा चुका है एक और एग्जाम में। तो ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए जो बेनिफिट्स आए हैं, वो चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हो या फिर गवर्नमेंट जॉब में 10% कोटा, उससे रिलेटेड आर्टिकल है। एंड देन वी मूव टू द आर्टिकल 15 clause 4 and 16 clause 4। दिस इज अबाउट बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन। तो बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन के लिए इंक्लूडिंग द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब, वो आर्टिकल 15 में जनरल कुछ प्रोविजन की बात कर रहा है, एजुकेशनल बेनिफिट्स की बात कर रहा है इंक्लूडिंग द प्राइवेट वन, और आर्टिकल 16 में रिजर्वेशन पॉलिसी है इन गवर्नमेंट जॉब्स। और फिर तो पीछे एक बचता है आर्टिकल 330, दैट इज लोकसभा सीट्स। इंटरेस्टिंगली आर्टिकल 330 में लोकसभा में रिजर्वेशन क्लॉजेस आर्टिकल 330 के अंदर हैं, लाइक seats will be reserved for the scheduled caste and the scheduled tribe, and also earlier it was to nomination of Anglo-Indian citizen। तो ये बेसिकली लोकसभा से जुड़ी हुई एक प्रोविजन है। तो इस आधार पे आंसर तो मेरा ख्याल है आप बना ही लेंगे। सो 3 क्लासेस के अंदर हमने पिछले 3 साल के पॉलिटी क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, और इसी के साथ साथ जितने भी अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आए हैं पिछले 3 सालों में, वो भी इन वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप तक पहुंच जाएंगे। एंड वी एट चेतन भारत लर्निंग आर हैविंग फर्म बिलीफ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपकी तैयारी को सही दिशा देने में, कंसोलिडेशन में एक ग्रेट रोल प्ले करेंगे। रेस्ट, आई जस्ट रिगाइट्रेट द पॉइंट, 15 अप्रैल से हमारा डेडिकेटेड कोर्स भी शुरू हो रहा है हिमाचल प्रदेश सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए, तो उससे जुड़ी जानकारी के लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।